साथियों, विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और इस फ्रेंडशिप डे के खास मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशे के खिलाफ एक नया नेशन वाइड कैंपेन शुरू किया है, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान। इस मुहिम का नाम है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान। और 100 हफ्ते तक चलने वाले इस कैंपेन में युवाओं को नशे से दूर रखने की शपथ दिलाई जाएगी, कसम खिलाई जाएगी। स्कूल कॉलेजों में अलग अलग प्रोग्राम्स होंगे, पोस्टर्स लगेंगे, स्पीचेस होंगी, रैलीज निकाली जाएंगी और सरकार बताएगी कि भारत की युवा पीढ़ी को ड्रग्स से बचाना उसका नेशनल मिशन है। बात बहुत अच्छी है ना? अच्छी अभियान भी बहुत अच्छा है और मैसेज जरूरी है और इनिशिएटिव का स्वागत भी होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल युवाओं को शपथ दिलाने से देश नशा मुक्त हो जाएगा? क्योंकि नशा करने वाला लड़का, जो लड़का हो या लड़की, वो स्टेज पर खड़ा होकर शपथ तो ले लेगा, कसम खा लेगा, लेकिन उसे हेरोइन, चरस, गांजा, एमडी ड्रग और ऐसे नशीली गोलियां बेचने वाला डीलर क्या उसी शाम या उसी दिन अपना धंधा बंद कर देगा? इसकी जड़ें बहुत फैली हुई हैं, अदरक के पंजे हैं। हालांकि अगर पुलिस चाहे तो सब कंट्रोल हो सकता है। लेकिन आगे जो बोलने जा रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा पूरे वीडियो को और अपना कमेंट जो है, आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। बात हर परिवार की हो सकती है, बात कई परिवारों की हो सकती है, बात आपके पड़ोस में, आपके चाहने वाले, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, उनके घरों से भी जुड़ी हो सकती है। हो सकता है किसी का बच्चा इसमें फंस गया हो। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन गली के कोने में बिकने वाली पुड़िया, उस पुड़िया को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? लोकल पुलिस की है ना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की है और उस पूरे सिस्टम की है जो अपने इलाके में होने वाली हर छोटी बड़ी एक्टिविटी की खबर रखने का दावा करता है। एक पुलिस स्टेशन को पता होता है कि किस सड़क पर, किस गली में इलीगल पार्किंग होती है। सोचिएगा, किस शॉपकीपर ने फुटपाथ घेर रखा है और किस बिल्डिंग में कार्ड्स या बेटिंग चलती है, और कौन सा लड़का किस गैंग के साथ घूमता है, किस रेस्टोरेंट में देर रात तक शराब परोसी जाती है, किस इलाके में चोरी का मोबाइल बिकता है। लेकिन उसी पुलिस स्टेशन को क्या यह पता नहीं चलता है कि स्कूल और कॉलेज के बच्चों को ड्रग्स कौन बेच रहा है? बात पच रही है आपको? मुझे नहीं पच रही है, क्योंकि मैंने कई इलाकों में खुद देखा है कि पुलिस एक्शन करती है, फिर वहां चालू। क्या यह बात आसानी से आपके गले उतरेगी? क्या यह पॉसिबल है कि मोहल्ले के ऑटो ड्राइवर को पता हो, पान वाले तक को पता हो, लोकल रेजिडेंट्स को पता हो, कई बार पेरेंट्स को भी पता हो, सोशल मीडिया पर वीडियोस घूम रहे हों, लेकिन पुलिस को कुछ पता नहीं हो? ऐसा हो सकता है क्या? हां, लेकिन कई बार हम देखते हैं, खबरें भी आती हैं कि पुलिस ने एक्शन किया, लेकिन यह कैसा एक्शन कि 2, 5, 10 दिन में फिर से। और अगर पुलिस को पता है दोस्तों ऐसे अड्डों की और ऐसे लोगों की, और अगर पुलिस को पता है तो एक्शन क्यों नहीं होता, ये सब पूछ रहे हैं। अगर एक्शन होता है तो हर बार 2-4 छोटे पेडलर्स ही क्यों पकड़े जाते हैं? पेडलर्स की बात कर रहा हूं, गर्दुल्ले छोटे मोटे जो धंधा करते हैं और खुद जो है नशा करते भी हैं। मेन सप्लायर्स तक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं पहुंचती है? ये सवाल दागे जाते हैं और आप सबके जहन में भी ये सवाल उभरते होंगे। सप्लायर पकड़ा जाए तो फाइनेंशियर कौन है? सप्लायर पकड़ा जाए तो फाइनेंसर कौन है? ट्रांसपोर्टर कौन है? मनी किस अकाउंट में जाता है? हवाला लिंक कहां है? पॉलिटिकल या पुलिस प्रोटेक्शन किसकी है अगर है तो? इन सवालों पर फाइल्स अचानक क्यों बंद हो जाती है, या फिर जांच ही नहीं होती है, या फिर होती भी है तो इस तो बाद में कुछ पता भी नहीं चलता है। और सरकारी आंकड़े, जो मेरे ऑनलाइन रिसर्च में जो बातें सामने आई हैं दोस्तों, और वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सरकारी आंकड़े खुद बताते हैं कि ड्रग्स का यह बिजनेस कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं है,
मेरी ऑनलाइन रिसर्च में एक बात यह भी सामने आई है दोस्तों कि सरकार हर साल नशा मुक्ति अभियान के तहत अलग अलग प्रोग्राम्स में करोड़ों रुपए खर्च करती है हर साल। और यह सिलसिला 1-2 साल का नहीं है, कई सालों से चल रहा है। लोगों को जागरूक करो, नशे से बचाओ, लेकिन यह धंधा चल रहा है और धंधा लगातार दिन दूनी रात चौगनी इस तरीके से बढ़ रहा है। खबरें आती हैं, सरकार कहती है कि 5 साल में नशा मुक्त भारत अभियान पर करीब करीब 52 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और ये आंकड़ा शायद और भी बहुत बड़ा हो, क्योंकि देखिए ये सरकारी आंकड़े की बात है, लेकिन बहुत सारे एनजीओज हैं जिनको विदेशी फंडिंग आते हैं, साथ में बहुत लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां, अलग अलग लोग जो है सीएसआर फंड से फंडिंग करते हैं। तो ऐसे में सवाल यह है, इतने खर्च के बाद भी ड्रग्स का कारोबार क्यों बढ़ता दिखाई देता है? क्या यह पैसा केवल जागरूकता तक सीमित रहा या इसकी जमीनी असर भी हुआ? खबरों के मुताबिक दोस्तों, जो खबरें पढ़ते रहे हम, उसके मुताबिक साल 2025 में देश की अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसीज ने करीब 12.5 लाख किलो नारकोटिक्स जब्त किए हैं और करीब 1.5 लाख से ज्यादा केसेस दर्ज किए हैं और करीब 1,84,00,000 लोगों को गिरफ्तार भी किया है ऐसे केसेस में। और साल 2024 में करीब 13,13,000 किलो और 2023 में करीब 13 लाख, मतलब 14 लाख के आसपास किलो ड्रग्स पकड़े गए थे। सरकार के मुताबिक सिर्फ 2024 में जब्त नारकोटिक्स की जो कीमत है, अनुमानित कीमत लगभग कितना, चौंक जाएंगे आप, 25,330 करोड़ रुपए की कीमत इतनी जब्त की गई। 2024 की बात कर रहा हूं। और अब इन आंकड़ों को केवल सक्सेस स्टोरी की तरह मत देखिए कि पुलिस ने इतने हजार करोड़ का माल पकड़ा। ये फिगर्स ये भी बता रहे हैं कि मार्केट कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ है। और जब हर साल लाखों किलो माल पकड़ा जा रहा है तो माल कहां से आ रहा है? तो कितना माल पुलिस और एजेंसीज की नजर से बचकर मार्केट में घूम रहा है, लोगों तक पहुंच रहा होगा? सोचिएगा कितना माल स्कूल, कॉलेज, पब्स, पार्टीज, रेलवे स्टेशन, स्लम्स और हाई प्रोफाइल सोसाइटीज तक पहुंच रहा होगा, यह भी सोचना जरूरी है। सरकार सीजर की बड़ी बड़ी तस्वीरें जारी तो करती हैं, जब भी कुछ कार्रवाई होती है ऑफिसर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, टेबल पर पैकेट सजाए जाते हैं और बताया जाता है कि ड्रग्स माफिया की कमर तोड़ दी गई। ये कैसी कमर कि 10-5 दिन टूटी, उसके बाद धंधा और जोर से चल रहा है, ऐसी खबरें आती हैं। लेकिन क्या सचमुच, आप सोचिए, ऐसे ड्रग्स माफिया की कमर टूटती है? अगर कमर टूटती है तो कुछ दिनों बाद उसी इलाके में फिर वही माल कैसे बिकने लगता है? एक पेडलर जेल जाता है और दूसरा उसकी जगह कैसे ले लेता है? इसका मतलब साफ है कि आदमी पकड़ रहे हैं लेकिन नेटवर्क नहीं तोड़ पा रहे। हम पैकेट पकड़ रहे हैं लेकिन प्रोटेक्शन सिस्टम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर हम जानते हैं और जानबूझकर नहीं तोड़ रहे हैं इस नेटवर्क को। यह हो सकता है हम स्ट्रीट सेलर को अरेस्ट कर जरूर रहे हैं, लेकिन उस आदमी की कॉलर तक हाथ नहीं जा पा रहा है, या फिर नहीं जा रहा है जो इस पूरे धंधे को पैसा देता है, ट्रांसपोर्ट कराता है और ऊपर तक सेटिंग बनाए रखता है। गौर कीजिएगा इस सेंटेंस को, और ऊपर तक सेटिंग बनाए रखता है, क्योंकि कई बार आरोप लगते हैं, लोग कहते हैं भाई इनकी सेटिंग है नीचे से ऊपर तक। ये कैसी सेटिंग है? अब यहां एक बात पूरी जिम्मेदारी से कहना जरूरी है दोस्तों, हर पुलिस ऑफिसर करप्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन हां, बड़ी भारी संख्या में करप्शन में फंसे हुए लोग हैं या फिर करप्ट हैं, बड़ी भारी संख्या में। रिपोर्ट्स आते हैं, बहुत बार पुलिस वाले ही अरेस्ट होते देखे गए हैं। हजारों पुलिस पर्सनल अपनी जान रिस्क में डालकर ड्रग ट्रैफिकर्स को पकड़ते जरूर हैं। कई ऑफिसर्स ने इस लड़ाई में जान भी गंवाई है, ऐसी भी खबरें आई हैं। इसलिए पूरे पुलिस फोर्स पर ब्लैंकेट एलिगेशन लगाना गलत होगा। सबके सब इसमें सांठगांठ में शामिल नहीं है, लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है दोस्तों कि देश के अलग अलग राज्यों से पुलिस पर्सनल और ड्रग नेटवर्क के बीच एलिज्ड, यानी कि उन पर आरोप है कि उनके बीच नेक्सस है, ब्राइब है, घूसखोरी का मामला है, प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, इंफॉर्मेशन लीक होती है कि पुलिस जा रही है, इतने में ही सब समझ गए। और सीज्ड ड्रग में मैनिपुलेशन के मामले सामने आते रहे हैं कि पकड़े अगर 200 किलो तो बताया जाता है कि 20 किलो, 2 किलो, ऐसे आरोप लगते हैं।
लोगों के बीच यह भी आरोप अक्सर दोस्तों सुनने को मिलता है, आपको भी सुनने को मिलता होगा, कि लोकल लेवल पर वीकली या मंथली पेमेंट फिक्स होती है, जिसे आम भाषा में हफ्ता कहा जाता है, हफ्ता पहुंचता है। इन आरोपों की सच्चाई हर मामले में इन्वेस्टिगेशन से ही तय होगी, लेकिन सवाल उठाना गलत कैसे होगा? सोचिए, सवाल उठना जरूरी है। अगर किसी इलाके में महीनों तक खुलेआम ड्रग्स बिकते रहे और पुलिस स्टेशन पर कुछ ही दूरी पर पुलिस स्टेशन हो, तो जनता सवाल किससे पूछेगी? प्रधानमंत्री से, होम मिनिस्टर से, या फिर उस एसएचओ से, पुलिस स्टेशन के इंचार्ज से, जिसके ज्यूरिडिक्शन में पूरा कारोबार चल रहा है? जिम्मेदारी तो उनकी ही बनेगी ना दोस्तों। पुलिस अक्सर कहती है कि इंफॉर्मेशन दीजिए, हमको एक्शन होगा, लेकिन कई लोग डरते हैं कि कंप्लेंट करने पर उनका नाम डीलर तक पहुंच जाएगा। ये डर कैसे पैदा हुआ? जरूर ऐसी बातें सामने होती होंगी। तो क्या कॉन्फिडेंशियल कंप्लेंट सिस्टम भरोसेमंद है? क्या कंप्लेंट की आइडेंटिटी सुरक्षित रखी जाती है? अगर नहीं, तो लोग सामने क्यों आएंगे? और अगर पुलिस डिपार्टमेंट चाहता है कि जनता इंफॉर्मेशन दे, तो पहले उसे पब्लिक ट्रस्ट अर्न करना होगा, आम पब्लिक में विश्वास जमाना होगा। ड्रग माफिया अब पुराने जमाने का केवल स्ट्रीट क्राइम नहीं रहा दोस्तों, ये इंटरनेशनल बिजनेस है, बहुत बड़ा, खरबों रुपए का। इसमें सिंथेटिक ड्रग्स है, डार्क वेब है, एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स हैं, क्रिप्टो पेमेंट्स हैं और फेक कुरियर कंपनीज भी हैं, हवाला का कारोबार भी है, शेल अकाउंट्स हैं और कुछ मामलों में नार्को टेरर फंडिंग का भी एंगल सामने आता है, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। भारत की जियोग्राफिकल लोकेशन जो है ना दोस्तों, इस प्रॉब्लम को और ज्यादा डेंजरस बनाती है। सुनिएगा गौर से। भारत के वेस्टर्न साइड में अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला गोल्डन क्रिसेंट है, जबकि ईस्टर्न साइड में, पूर्वी साइड में म्यांमार, लाओस और थाईलैंड वाला गोल्डन ट्रायंगल है। यानी भारत दुनिया के दो बड़े नारकोटिक्स प्रोड्यूसिंग रीजन के बीच बैठा हुआ है और वेस्टर्न बॉर्डर से पाकिस्तान के रास्ते पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर में हेरोइन, इसके साथ में ही दूसरे नारकोटिक्स पहुंचाने की कोशिशें होती रही हैं। ये खबर हम पढ़ते ही हैं और ड्रोन्स के जरिए भी देखिए खबरें आती हैं बहुत बार कि पंजाब बॉर्डर पर पैकेट्स गिराने के केसेस सामने आते रहे हैं और सी रूट से, समुद्र के रास्ते से गुजरात और महाराष्ट्र कोस्ट तक कंसाइनमेंट्स पहुंचाने की कोशिशें होती रही हैं। अरेबियन सागर में मदर शिप्स से छोटी बोट्स में माल ट्रांसफर करने का पैटर्न भी एजेंसीज की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई हैं बातें। और ईस्टर्न साइड में दोस्तों, पूरब के साइड में म्यांमार बॉर्डर से मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के रास्ते हेरोइन, इसके साथ में दूसरे ड्रग्स भी, सिंथेटिक ड्रग्स की ट्रैफिकिंग का खतरा बिल्कुल बना रहता है। और बांग्लादेश और नेपाल बॉर्डर से भी बैंड ड्रग्स, जिस पे प्रतिबंध है, ऐसे ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स सब्सटेंसेस की इलीगल मूवमेंट की घटनाएं कई बार हम पढ़ते हैं। और एयर रूट से, हवाई रूट से कोकेन और सिंथेटिक ड्रग्स लाए जाते हैं, ऐसी भी खबरें आती हैं। तो दोस्तों, कुरियर्स जो हैं, कैप्सूल निकलकर लगेज में फॉल्स कंपार्टमेंट्स बनाकर, फूड पैकेट्स में छिपाकर और इंटरनेशनल पार्सल्स के जरिए ड्रग्स लाने की कोशिश करते हैं। और साउथ अमेरिकन नेटवर्क से कोकेन, अफ्रीकन रूट से कुरियर बेस्ड सप्लाई, साउथ ईस्ट एशिया से जो है और भी अलग अलग टाइप के जो है ड्रग्स हैं, नशे की चीजें हैं, वो वेस्ट एशिया से हेरोइन ट्रैफिक होने की खबरें आप लगातार पढ़ते होंगे। और हाँ दोस्तों, भारत के भीतर भी ड्रग्स की पूरी डोमेस्टिक सप्लाई चेन है और ऐसा बताया जाता है कि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों से गांजा अलग अलग राज्यों में भेजे जाने के केसेस लगातार मिलते रहे हैं। ट्रक्स, प्राइवेट बसेस, प्राइवेट कार्स, टूरिस्ट बसेस और साथ में ही ट्रेन, पार्सल सर्विसेज और कभी कभी एम्बुलेंसेस तक का मिसयूज किया जाता है। यह भी खबर हमने पढ़ी है कई बार। दोस्तों, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ ने 2023 में 1220, 2024 में 1392 और 2025 में 1716 एनडीपीएस केसेस पकड़े। इसका मतलब यह है कि रेलवे नेटवर्क भी ड्रग्स ट्रैफिकर्स के लिए बहुत बड़ा रूट बन चुका है। अब कानून को समझिए, इसको लेकर क्या है कानून, क्या कहता है कानून। मेरे ऑनलाइन रिसर्च में जो बातें सामने आई है, मैं आपके सामने रख रहा हूं,
क्योंकि अक्सर यहां कंफ्यूजन भी होता है लोगों को। ड्रग्स रखने, खरीदने, बेचने, बनाने, ट्रांसपोर्ट करने या कंज्यूम करने का मेन लॉ जो है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस नहीं है। हां, कुछ ऐसे अपराधों में पकड़े गए, इसके साथ में है कुछ और भी अपराध किए जिसपे कि बीएनएस लगता है तो लगेगा। इसका प्राइमरी लॉ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 यानी कि एनडीपीएस एक्ट है। अब बीएनएस के सेक्शंस तब साथ में जुड़ सकती हैं जब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, फेक डॉक्यूमेंट्स, असॉल्ट, मर्डर, इंटिमिडेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस या पब्लिक सर्वेंट की तरफ से क्रिमिनल को बचाने जैसे एडिशनल ऑफेंसेस हुए हों, तब बीएनएस की धाराएं भी जुड़ जाएंगी। यहां पुलिस और सोसाइटी को एक बड़ा फर्क समझना होगा। एडिक्ट और पेडलर एक ही चीज नहीं है। एडिक्ट और पेडलर एक ही चीज नहीं है। जो व्यक्ति नशे की गिरफ्त में आ चुका है वो कई बार क्रिमिनल से ज्यादा पेशेंट बन सकता है, पेशेंट हो सकता है, मरीज हो सकता है। उसे ट्रीटमेंट, काउंसलिंग और रिहैबिलिटेशन की जरूरत होती है। और एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 64A कुछ सिचुएशंस में स्मॉल क्वांटिटी से जुड़े व्यक्ति को वॉलंटरीली गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ट्रीटमेंट लेने पर प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी का मौका देती है, यानी कि भाई इसको थोड़ा सुधरने का मौका दीजिए। इसलिए पुलिस का काम सिर्फ यूजर्स को पकड़कर जेल भरना नहीं होना चाहिए, उसे सप्लायर और विक्टिम में फर्क करना होगा। लेकिन रिहैबिलिटेशन सेंटर की कहानी भी कई बार कम डरावनी नहीं होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देश में बहुत सारे जेन्युइन गवर्नमेंट, एनजीओ और प्राइवेट डी एडिक्शन सेंटर्स हैं जहां ट्रेन डॉक्टर्स हैं, काउंसलर्स हैं और स्टाफ लोगों को नॉर्मल लाइफ में वापस लाने की कोशिश करते हैं। इन सेंटर्स की वजह से हजारों परिवार बचे हैं, कई लोगों की जिंदगियां भी बची हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरे ऑनलाइन रिसर्च में कुछ बातें सामने आई हैं और यह भी मैंने देखा है कि एक मेरे बहुत अच्छे जान पहचान के व्यक्ति हैं, उनका बेटा भी जो है नशे के चक्कर में फंस गया था, लत लग गई थी उसे। फिर उसे लत छुड़ाने के लिए एक नशा मुक्ति केंद्र में भेजा, वहां कुछ महीनों तक रखा। बाद में पता चला कि वहां पर ज्यादा धंधा चल रहा है इसका। उनके बेटे की जिंदगी और खराब हो गई, मरने पर था। जब उसे निकाल कर आया, किसी तरह कई महीने तक हॉस्पिटल में था, उसके बाद तब जाकर उसकी जान बची। अब जो है धीरे धीरे वो लाइन पर आ रहा है, एकदम बिल्कुल मैं जानता हूं। लेकिन दोस्तों इसमें यह कहना होगा कि दूसरी तरफ कुछ प्राइवेट रिहैबिलिटेशन सेंटर पर पेशेंट्स को इलीगल तरीके से कन्फाइनमेंट में रखने, मारपीट करने, फैमिली से मिलने नहीं देने और बिना प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन मेडिसिन देने, ज्यादा पैसे वसूलने और सेंटर के भीतर ड्रग्स उपलब्ध होने तक के आरोप लगते रहे हैं। यानी कि जहां पर लोगों को नशा मुक्ति का रास्ता दिखाना चाहिए वहीं पर धंधा चल रहा है, ऐसी खबर भी है। और एक बिल्कुल मैं जानता हूं, जो मैंने आपको बताया, ये सभी सेंटर की सच्चाई नहीं है, लेकिन एक भी सेंटर ऐसा हो रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन एक बात जरूर कह सकते हैं कि ये जो है वहां का सिचुएशन जो सब जगह ऐसा नहीं होगा, लेकिन डेंजरस मामला तो है। इस पर्सनल एक्सपीरियंस को जो मैं बता रहा हूं पूरे सिस्टम का फाइनल प्रूफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता ना। सवाल यह है कि प्राइवेट रिहैबिलिटेशन सेंटर को लाइसेंस देता कौन है, इंस्पेक्शन कितनी बार होता है, और होता है तो कौन कौन होते हैं इंस्पेक्शन में, या फिर कोई जाता भी है या नहीं जाता है, सब सेटिंग से ही चल जाता है, ये आरोप लगते हैं। पेशेंट से अकेले में फीडबैक कौन लेता है, सीसीटीवी फुटेज कौन चेक करता है, सेंटर में कौन कौन से मेडिसिन दी जा रही हैं, इसका मेडिकल ऑडिट होता है या नहीं होता है, ये भी बहुत गंभीर प्रश्न है। और स्टाफ ट्रेंड हैं या केवल बॉडी बिल्डर रखकर लोगों को बंद कर दिया जाता है, या फिर ताला मार के रख दिया जाता है लोगों को। अगर पेशेंट की डेथ हो जाए तो उसे नेचुरल डेथ बताकर मामला बंद तो नहीं कर दिया जाता, यह भी प्रश्न है। अब गवर्नमेंट को हर रिहैबिलिटेशन सेंटर का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, ट्रेंड साइकेट्रिस्ट और डॉक्टर, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, सरप्राइज इंस्पेक्शन, इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी और कॉन्फिडेंशियल कंप्लेंट मैकेनिज्म लागू करना होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से और ट्रांसपेरेंसी के साथ में। अब मेन मुद्दे पर आते हैं दोस्तों।
अब पुलिस करप्शन के एंगल को भी हमें समझना चाहिए। अगर कोई पुलिस ऑफिसर ड्रग्स डीलर से पैसा लेकर प्रोटेक्शन देता है, अगर कह रहा हूं अगर, तो ये केवल डिपार्टमेंटल मिसकंडक्ट नहीं है। रिश्वत लेने वाले पब्लिक सर्वेंट पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 7 के तहत 3 साल से 7 साल तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। और घूस देने वाले पर भी, हफ्ता देने वाले पर भी अगर मामला कोई पकड़ ले, कोई शिकायत करे और सचमुच कुछ कार्रवाई हो तो सेक्शन 8 के तहत 7 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है, जेल। और अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जानबूझकर क्रिमिनल को बचाता है, गलत रिकॉर्ड तैयार करता है या कानून के मुताबिक गिरफ्तारी नहीं करता है, तो फैक्ट्स के हिसाब से बीएनएस की धारा जो है, बीएनएस की धारा सेक्शन 255, 256 और 259 की जांच से हो सकती है केस दाखिल करके। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पर बीएनएस सेक्शन 61 और ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क के फैक्ट्स मिलने पर दोस्तों बीएनएस के सेक्शन 111 ये भी रेलेवेंट हो सकती है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या किसी पुलिस ऑफिसर की रोल सामने आने पर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होती है या डिपार्टमेंट खुद अपनी जांच खुद करके क्लीन चिट दे देता है? ये सवाल होते हैं, सवाल उठ रहे हैं, सवाल उठेंगे। क्या करप्ट ऑफिसर की प्रॉपर्टी जांची जाती है? क्या उसके बैंक अकाउंट्स, रिलेटिव्स के एसेट्स और अचानक बदली लाइफस्टाइल का ऑडिट होता है? सोचिएगा, क्या यह देखा जाता है कि एक लिमिटेड सैलरी वाला ऑफिसर या फिर ऑफिसर नहीं भी है तो पुलिस डिपार्टमेंट का कोई कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एसीपी, डीसीपी, कोई भी करोड़ों की प्रॉपर्टी कैसे बना रहा है? अगर हो रहा है तो उसकी लाइफस्टाइल अचानक कैसे बदल रही है? और अगर नहीं तो ड्रग्स माफिया के खिलाफ लड़ाई अधूरी क्यों है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैंपेन तभी मीनिंगफुल होगा दोस्तों जब हर डिस्ट्रिक्ट में ड्रग्स हॉटस्पॉट मैप किए जाए, लेकिन केवल मैप बनाकर फाइल में बंद ना कर दिए जाए। और जिस पुलिस स्टेशन एरिया में बार बार एक ही जगह ड्रग्स मिल रहे हैं, वहां सिर्फ पेडलर की नहीं, वहां उस एरिया के पुलिस स्टेशन के इंचार्ज और बीट ऑफिसर की अकाउंटेबिलिटी भी तय की जानी चाहिए। हर सीजर, हर जब्ती के बाद मोबाइल फोन्स, बैंक अकाउंट्स, डिजिटल वॉलेट्स, यूपीआई ट्रांजैक्शन, कॉल रिकॉर्ड्स, क्रिप्टो ट्रेल्स और प्रॉपर्टी लिंक्स की कंपलसरी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और छोटे पेडलर, जो छोटे छोटे ड्रग्स बेचने वाले लोग हैं, वहां से लेकर सप्लायर, और सप्लायर से लेकर ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर से फाइनेंसर, और फाइनेंसर से प्रोटेक्टर तक पहुंचना होगा। वरना सिस्टम नीचे के लोगों को पकड़ता रहेगा और ऊपर बैठा किंग पिन बिजनेस एक्सपैंड करता रहेगा। और सरकार को स्कूल्स और कॉलेज में केवल एक दिन का अवेयरनेस लेक्चर नहीं, परमानेंट काउंसलर्स देने होंगे दोस्तों। स्टूडेंट्स के लिए कॉन्फिडेंशियल हेल्प डेस्क चाहिए, ताकि कोई बच्चा डर के बिना अगर बता सके कि वो ड्रग्स की गिरफ्त में है, अपनी बातें कह सके। पेरेंट्स को अर्ली वार्निंग साइंस समझाने होंगे अपने बच्चों को। अचानक बिहेवियर चेंज कैसे हो रहा है बच्चे का, पैसे कैसे चोरी हो रहे हैं, आई रेड, आंखें लाल क्यों हो रही हैं बच्चे की, नींद का पैटर्न क्यों बदल रहा है, लगातार आइसोलेशन, एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसे गिर रहा है, और सस्पिशियस फ्रेंड्स का सर्कल, मेडिकल स्टोर से बिना प्रेस्क्रिप्शन बिकने वाले एडिक्टिव मेडिसिन पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी होगी। हमारे प्रशासन को, हमारी पुलिस को भी कार्रवाई करनी होगी। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कोड वर्ड से ड्रग्स बेचने वाले नेटवर्क्स पर साइबर सर्विलेंस बढ़ानी होगी और कार्रवाई करनी होगी। और इलाज के बाद युवाओं को रोजगार, स्किल ट्रेनिंग और सोशल एक्सेप्टेंस पर जोर देनी होगी। और हो सकता है कि ये जो अभियान शुरू किया गया है वो इसका एक हिस्सा हो, क्योंकि हर रिहेबिलिटेशन के बाद वही युवा बेरोजगारी, अकेलेपन, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और पुराने ड्रग्स सर्कल में लौटेगा तो रिलैप्स का खतरा जो है वो बढ़ जाएगा। आज दोस्तों सरकार युवाओं से कह रही है कि ड्रग्स से दूर रहो, बिल्कुल रहना चाहिए, उनको शपथ दिला देंगे, कसम खिलवा देंगे। ड्रग्स शरीर को खत्म करती है, ब्रेन को डैमेज करती है, फैमिली को फाइनेंशियली बर्बाद करती है और कई बार क्राइम की तरफ धकेल भी देती है। लेकिन सरकार से भी कहा जाना चाहिए हम सबको, आप केवल यूथ को लेक्चर मत दीजिए, उनके आसपास ड्रग्स पहुंचाने वाला रास्ता जो है उसको बंद कीजिए। एडिक्ट को शर्मिंदा मत कीजिए, उसका ट्रीटमेंट करवाइए। स्मॉल यूजर को पकड़कर अचीवमेंट मत बताइए कि हमने इतने लोगों को पकड़ लिया, इतना किलो पकड़ लिया।
उस बिजनेस को पकड़िए, ऊपर से लेके एकदम जड़ तक पकड़िए, जो हजारों युवाओं का फ्यूचर बेच रहा है। पुलिस स्टेशन में पोस्टर लगाने से पहले पुलिस स्टेशन की अकाउंटेबिलिटी तय होना चाहिए, क्योंकि गली में ड्रग्स बिकना केवल डीलर की हिम्मत नहीं दिखाता, वो सिस्टम का फेल्योर भी है दोस्तों, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नशा विरोधी अभियान सफल जरूर हो सकता है, लेकिन केवल तभी जब सरकार इसे पब्लिसिटी इवेंट की बजाय गवर्नेंस टेस्ट बनाए। कितनी रैलीज हुई, कितने पोस्टर्स लगे, कितने स्टूडेंट्स ने ओथ ली, कसम खाई कि भैया हम ड्रग नहीं लेंगे, और कितने सेल्फीज सोशल मीडिया पर अपलोड हुई। ये सक्सेस का स्केल नहीं हो सकता। असली सक्सेस ये तय होगी कि कितने इंटरनेशनल नेटवर्क टूटे, कितनों को आपने तोड़ा नेटवर्क को, कितने फाइनेंशियल्स जो हैं जेल गए, कितने इलीगल प्रॉपर्टीज अटैच हुई जो कि ड्रग्स से कमाई गई थी, और कितने करप्ट ऑफिसर्स पर क्रिमिनल केसेस चले और वो जेल गए और उनको सजा मिली, कितने अनसेफ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बंद हुए और कितने युवाओं को ट्रीटमेंट के बाद नॉर्मल लाइफ मिली। यह है सक्सेस, क्योंकि ड्रग्स केवल एक युवा की नसों में जहर नहीं भरती, वो उसके माँ बाप की पूरी जिंदगी खा जाती है, वो घर की सेविंग्स खत्म करती हैं, रिलेशनशिप्स तोड़ती हैं, करियर तबाह करती हैं, और कई बार एक पूरे परिवार को क्राइम, डेट और डिप्रेशन में धकेल देती है। इसलिए दोस्तों, सवाल प्रधानमंत्री के कैंपेन से बिल्कुल नहीं है, सवाल उस सिस्टम से है जिसे इस कैंपेन को जमीन पर उतारना है। क्या पुलिस सचमुच स्ट्रीट लेवल ड्रग्स सेल बंद कर पाएगी? क्या एडमिनिस्ट्रेशन रिहैबिलिटेशन सेंटर की जांच करेगा? क्या एजेंसीज छोटे पेडलर से ऊपर उठकर किंग पिन तक यानी कि माफिया तक जाएंगी? क्या करप्ट ऑफिसर्स की प्रॉपर्टी जब्त होगी? क्या पॉलिटिकल प्रोटेक्शन की जांच होगी जो कि आरोप लगते रहे हैं? या फिर कुछ दिन भाषण होंगे, स्कूल के जो बच्चे हैं, कॉलेज के जो बच्चे हैं, वो उनको ओथ दिलाई जाएगी, भाई हम ड्रग्स नहीं लेंगे फ्यूचर में भी, अगर नहीं ले रहे हैं तो नहीं लेंगे और ले रहे हैं तो छोड़ देंगे। मिनिस्टर्स फोटोज पोस्ट करेंगे और उसके बाद उसी स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर, गलियों में, घरों के आसपास पुड़िया बिकने लगेगी। क्या ऐसा होगा? देश नशे के खिलाफ कैंपेन नहीं, क्लीन अप ऑपरेशन मांग रहा है। क्लीन अप ऑपरेशन। देश स्लोगन नहीं, अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है। देश अरेस्ट की गिनती नहीं, पूरे नेटवर्क का खात्मा मांग रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री दिल्ली से नशामुक्त भारत की घोषणा कर सकते हैं, अभियान शुरू कर सकते हैं, लेकिन किसी शहर की गली में ड्रग्स पैकेट तभी बिकना बंद होगा जब लोकल पुलिस चाहेगी कि वो बंद हो। ध्यान दीजिएगा, जब लोकल पुलिस चाहेगी कि यह धंधा बंद हो तभी हो पाएगा बंद। और अगर पुलिस के चाहने के बावजूद वो नहीं रुक सकता है, इसका मतलब साफ है कि नेटवर्क पुलिस से भी ज्यादा ताकतवर है। और अगर पुलिस चाहती ही नहीं है कि वो धंधा बंद हो, तो फिर समस्या ड्रग्स माफिया नहीं है, खुद हमारा सिस्टम है। अब सरकार को तय करना है दोस्तों, प्रशासन को तय करना है, उसे नशे के खिलाफ सचमुच युद्ध लड़ना है या फिर शपथ, ओथ, भाषण, पोस्टर और सेल्फी के बाद इस कैंपेन को भी सरकारी फाइल्स में दफन कर देना है। बहुत कड़वा लग रहा होगा, कई लोगों को मेरी बात खराब लग रही होगी, और हो सकता है ज्यादातर लोगों को सही लग रही हो, क्योंकि उनके दिल में भी यही बातें उठ रही होंगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू की गई इस मुहिम को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।